गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आईसीबीएन रूल पार्ट 3। अब तक के दो टॉपिक में आईसीबीएन रूल पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने आईसीबीएन रूल के बारे में देखा था। अब जो कुछ टॉपिक उसमें जो रह गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। जो आईसीबीएन रूल्स हैं उन्हीं को आगे फॉलो करते हुए आगे जारी रखेंगे। और इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होता है। वैध एवं प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें कि जब वो कोई पब्लिकेशन पब्लिश कराया जाता है तो उसमें कौन से रूल्स या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है। फॉर वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन, पब्लिकेशन शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। अगर कोई इफेक्टिव पब्लिकेशन है तो वो पब्लिकेशन लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। सभी बॉटनिस्ट के पहुंच में होना चाहिए। और इसके अलावा जो पब्लिकेशन जो पब्लिश कराया जा रहा है वो जितने भी बॉटनिस्ट हैं उनके पहुंच तक होना चाहिए, जिससे कि वो जो साइंटिस्ट हैं जो खोज कर रहे हैं या जो बॉटनिस्ट हैं उनको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। न्यू टैक्सॉन का वर्णन, पूर्व में दिए गए इफेक्टिव पब्लिकेशन का वर्णन और रेफरेंस साथ में दिया गया होना चाहिए। अब जैसे कोई नया टैक्सॉन है जो पब्लिश कराया जा रहा है तो इसका पूरा वर्णन किया होना चाहिए। और उसके साथ में जो पहले से ही कोई रेफरेंस दिया हुआ है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब नया टैक्सॉन का नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है, तो उसे किसी पहले से ही ऑलरेडी जो प्रेजेंट होगा उससे एक रेफरेंस दिया जाता है, उससे उसकी जानकारी ली जाती है, फिर उसके बाद नया टैक्सॉन का नामकरण किया जाएगा। तो इस तरह से उसके नामकरण के टाइम पे साथ में रेफरेंस भी होना चाहिए। पब्लिकेशन को वैलिड करने के लिए इसे सभी जगह जैसे रिसर्च लैब, लाइब्रेरी, हर बॉटनिस्ट की पहुंच तक पहुंचाना जरूरी होता है। तभी यह वैलिड होगा जब सबकी पहुंच में होगा। पब्लिकेशन तभी वैलिड माना जाता है जब यह रिसर्च जर्नल में पब्लिश होता है। और जैसे कोई पब्लिकेशन है पब्लिश कराना है और उसे वैलिड करने के लिए क्या होगा, एक तो सबकी पहुंच तक हो और दूसरा यह है कि वो किसी ऐसे रिसर्च जर्नल में हो जो इसे सबके पहुंच में हो, सभी बॉटनिस्ट तक वो पहुंच सके। तो इसे ऐसे पब्लिकेशन को ऐसे जर्नल में पब्लिश कराया जाना चाहिए जो रिसर्च जर्नल हो, जिससे कि वो सब तक पहुंच सके। पब्लिकेशन की डेट से वैलिड माना जाता है। और जो ये पब्लिकेशन होता है, जैसे किसी का नॉमेनक्लेचर किया तो उस नॉमेनक्लेचर को तब से मान्य माना जाएगा या वैलिड माना जाएगा जब वो पब्लिश हुआ है। उससे पहले उसे वैलिड नहीं माना जाता है। अब यहाँ देखते हैं साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम, कि ऑथर नेम का साइटेशन किस तरह से दिया जाता है। लेखक नाम, उद्धरण। तो यहाँ पे देखेंगे टैक्सॉन नेम को सही मानने के लिए उसके साथ डेट ऑफ पब्लिश और राइटर या ऑथर का जो नेम है वो होना चाहिए। राइटर या ऑथर नेम उसमें साथ में होना चाहिए। अगर किसी टैक्सोन का नॉमेनक्लेचर किया है और उस नॉमेनक्लेचर को वैलिड रखना है तो उसके साथ उसमें क्या करेंगे, जिस दिन वो पब्लिश हुआ है वो डेट आ जाएगी और साथ में जो ऑथर है उसका नाम भी देंगे। तो इस तरह से ऑथर का नाम साइटेशन दिया जाता है। अब यहाँ इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने कैपरिस लैसिएंथा का नाम, ये प्लांट स्पीसीज है, का नाम प्रस्तावित किया और ऐसे कोई वैध प्रकाशन या वर्णन प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसका नाम संबद्ध हो सके, तथा उन्होंने केवल एक हर्बेरियम शीट पर न्यू स्पीसीज के रूप में लिख दिया। तो इन्होंने क्या बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन जो कि बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने कैपरिस लेसियन था इसका नाम दिया था। अब इसका नाम दिया तो इन्होंने क्या किया, अब वैलिड डेट नहीं दी कि कब वो पब्लिश किया था, बस ये लिख करके छोड़ दिया था और हर्बेरियम शीट पर नई स्पीसीज के रूप में लिखा था इन्होंने। बाद में क्या हुआ, डी कैंडोले ने इसे देखकर इसे के नए नाम से वैलिड पब्लिकेशन में करेक्ट लिखा। तो क्या नाम दिया इन्होंने, कैपेरिस लेसियन था, रॉबर्ट ब्राउन AX DC, डी कैंडोले। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया। जब फादर एंड सन दोनों के नाम ऑथर होते हैं, जब फादर भी और सन भी दोनों ऑथर का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो सन होता है उसके नाम के लिए फिलस वर्ड यूज में लेते हैं। तो लैटिन वर्ड होता है फिलस और जिसका मतलब होता है सन, इसे यूज में किया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे विलियम हुकर फादर है और JD हुकर सन।
तो इस तरह से अब जो ये हुकर सन है, इसके नाम के आगे इस तरह से एफ लिख दिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे सिंगल ऑथर। सिंगल ऑथर किसी स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर करता है तो उसी ऑथर का नेम एंड में लिखा जाता है। अगर कोई सिंगल ऑथर है और वो किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसी ऑथर का नाम पीछे लास्ट में लिख दिया जाता है। जैसे सोरगम वल्गेर पर्स, ये पर्सिकॉन का है, और सोलेनम नाइग्रम एल लीनियस के लिए। तो इस तरह से जो सिंगल ऑथर होते हैं उनके लिए यह यूज में लिया जाता है कि लास्ट में उसी ऑथर का नाम शॉर्ट में लिख दिया जाता है। मैनी ऑथर्स, अब एक से ज्यादा ऑथर हों तो उस टाइम पर क्या करेंगे, ऑथर के नाम के पीछे ईटी जोड़ देते हैं, एट को जोड़ देंगे इस वर्ड को। एक नेम के कई सारे नाम, कई सारे ऑथर होते हैं या नई स्पीसीज खोजी जाती है, तो इस कंडीशन में स्पीसीज नेम के पीछे उन ऑथर्स के नेम और एट जोड़ दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है डेरिस एरिकेप्टा, बैंथ एट डेरिस, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया। इसी तरह से ये आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होता है कोष्टक, कि नाम को कोष्टक में लिख दिया जाए। जब किसी नियम के तहत जब किसी भी टैक्सोन का नाम बदला जाता है तब ऐसी स्थिति में ओरिजिनल एपिथेट कंजर्व किया जाना चाहिए। कि जैसे कोई नाम पहले से ही चला रहा है और उसकी जगह अब कोई उसका दूसरा नाम चेंज किया जा रहा है कि इसका नाम ये सही नहीं है और ये सही रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एपिथेट है या ओरिजिनल जो नाम है उसे कंजर्व किया जाएगा, और ओरिजिनल एपिथेट यहाँ पर बेसियोनिम कहलाता है। बेसियोनिम कहलाएगा। बेसियोनिम का मतलब क्या हो गया कि जो ओरिजिनल एपिथेट है उसे ऐसे के ऐसे कंजर्व कर दिया गया है। मूल लेखक का नाम, जिसने सबसे पहले जाति का नाम लिखा था उसका नाम कोष्टक में लिखा जाता है। जिस ऑथर ने नाम चेंज किया है उनका नाम कोष्टक से बाहर रखा जाता है। तो अब इसमें कोष्टक कैसे यूज में लेंगे कि जो पहले जो बेसोनिम था या मूल नाम था, उस नाम का क्या करेंगे, उस नाम को जिस लेखक ने या ऑथर ने लिखा है उसे क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे नाम के साथ, और जिसने उसका नाम चेंज किया है उसका नाम बाहर कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है साइनाडोन डैक्टिलोन, तो यहाँ पे क्या है, एल और लीनियस ने दिया था और इसका नाम चेंज किया पर्सिकॉन ने, और इस तरह से अब इसका बेसोनिम हो गया ये साइनाडोन डैक्टिलोन, और नया नाम क्या रख दिया, पेनिकम डैक्टिलोन एल। तो इस तरह से ये नाम रख दिया जाता है। अब है रिजेक्शन ऑफ नेम्स, कि क्या कारण होते हैं जो नाम रिजेक्ट हो जाते हैं। नामों की अस्वीकृति, नेम अगर रूल्स के अकॉर्डिंग पब्लिश नहीं हुआ या एक प्लांट के कई नेम प्रचलित हों, या तो ये रीजन हो सकता है, या तो आईसीबीएन रूल के अकॉर्डिंग पब्लिश नहीं किया, या फिर जो नाम पब्लिश किया है उसी नाम के बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में नेम है जो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ना हो तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम एक समान है तो ये टोटोनिम कहलाते हैं। टोटोनिम क्या होगा, जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम, अगर दोनों सिमिलर होंगे तो इसे टोटोनिम कहा जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। इसी तरह से यदि किसी नाम से भ्रम उत्पन्न होता है कि नाम पढ़ने से हमें उसका मतलब कुछ और ही मिल रहा है तो उसे नॉमिना एम्बिगुआ कहा जाता है। नॉमिना एम्बिगुआ यह इसे कहा जाएगा। यदि एक प्लांट का वैलिड नेम हो और दूसरा ऑथर इसका नेम फिर से पब्लिश करा दे तो इसे होमोनिम कहा जाता है। एक प्लांट का वैलिड नेम है ऑलरेडी और कोई दूसरा ऑथर ने क्या किया, फिर से उसी का ही नाम पब्लिश करा दिया तो इसे कहेंगे होमोनिम। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे टोटोनिम, टोटोनिम तो हो गया जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक स्पीसीज नेम है जो वो दोनों सेम है। और स्पीसीज नेम ये दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह से किसी नाम से अगर भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहेंगे नोमिना एम्बिगुआ। और इसी तरह से किसी प्लांट का वैलिड नेम और वैलिड नेम पहले से ही है और किसी दूसरे ऑथर ने दूसरा नाम भी पब्लिश करा दिया तो इसे होमोनिम कहेंगे। हाइफन नहीं लगाने से जीनस नेम इनवैलिड कर दिया जाता है। अगर कोई जीनस नेम बड़ा है, दो शब्दों से मिलकर के बनाया, तो वहां पे हाइफन लगाना चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड कर दिया जाता है। अब यहाँ लास्ट में हम देखते हैं आईसीबीएन रूल्स में रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होते हैं सुझाव, कि सुझाव क्या हो सकते हैं कि जब प्लांट को नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी और
क्लैरिटी के साथ होने चाहिए। तो प्लांट नोमेनक्लेचर में यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी स्थापित करने के लिए रिकमेंडेशन दिए गए हैं। थैंक यू।